हेलो एंड वेलकम टू ओनली यूपीएससी। मैं हूं अमृत शुक्ला। आइए ज्योग्राफी की अगली क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने क्लाइमेटोलॉजी यानी कि जलवायु विज्ञान पढ़ना शुरू किया था। उस क्लास में हमने पहले टॉपिक जिसे वायुमंडल का संगठन कहते हैं उसको हमने पढ़ना शुरू किया था और हमने छोड़ा था आपको वायुमंडल में उपस्थित महत्वपूर्ण गैसों के परसेंटेज को आपको बता दिया था, उसके नाम को बता दिया था और आपसे वादा किया था कि अगली क्लास में मैं आपको उनके महत्व के बारे में बताऊंगा कि उनकी उपस्थिति का क्या महत्व है, क्या उसके फायदे हैं, क्या उसका नुकसान है। तो इस क्लास में हम वही पढ़ेंगे। ठीक है। कहते हैं कि इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। ये फेमस कोटेशन डॉक्टर पीजे अब्दुल कलाम का है, जिनका जन्म दिवस 15 अक्टूबर को हमने मनाया। उनके इस कोटेशन में एक बहुत बड़ा दर्शन छिपा हुआ है कि बहुत सारे लोग भाग्यवादी हो जाते हैं कि हम तो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है। जो हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहना चाहते हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है, सच में कुछ भी नहीं है। लेकिन जो निकल पड़े कि नहीं अब करना है, अगर ठान लिया कि करना है तो करना है। तो देखो ओनली यूपीएससी लगातार आपके लिए मेहनत कर रहा है। मैं बीच में देख रहा था कि स्टूडेंट्स जो है उनका जो मैं देखा कि वीडियो में जो व्यू का ड्यूरेशन है वो कम आ रहा है। इसका मतलब कि आप पूरी क्लास ढंग से नहीं देख रहे हैं। ऐसा नहीं हो पाएगा। आप अगर एक बार जुड़ रहे हैं तो मेहनत करके देखिए, समझिए चीज़ों को, जरूर फायदा होगा आपका। ठीक है। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। जलवायु विज्ञान ये हमारा पूरा टॉपिक है। इसके अंदर जो सब टॉपिक था उसका नाम था वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन जिसे कहते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है। वायुमंडल का संगठन। ठीक। इसी के अंतर्गत हमें इस क्लास में पढ़ना है वायुमंडल में उपस्थित गैसों का महत्व। ठीक है। तो वायुमंडल में जो गैस उपस्थित है उनके महत्व को पढ़ना है, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ दोज गैसेस व्हिच प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर। तो अपने एटमॉस्फेयर में जो गैसेस उपस्थित हैं, जो प्रेजेंटेड हैं, यानी कि जो रहती हैं, उनका इम्पैक्ट क्या है, वो अच्छा हमारे लिए करती हैं या हमारे लिए सही नहीं है। वो तभी आप समझ पाएंगे जब उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो मैं शुरू करूं उसको बताना, उससे पहले आपको ये तो जानना चाहिए कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण गैसें हैं। तो इसके लिए आपको पिछला क्लास देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक बार फिर से उसका नाम लिख दे रहा हूँ और पिछली क्लास में अगर आप जाएंगे तो इस टॉपिक को मूल से समझ पाएंगे। ठीक है। तो जो महत्वपूर्ण गैसें हैं उनमें पहला है नाइट्रोजन, रसायन विज्ञान और आलस्य विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं वो इसे N2 लिखते हैं। दूसरा है ऑक्सीजन, इसको भी रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री और आलस्य विज्ञान के विद्यार्थी O2 यानी कि ऑक्सीजन लिखते हैं। आलस्य विज्ञान भी एक विज्ञान है। आलस्य कोई बहुत बुरी चीज नहीं है। आलस्य एक दर्शन है, इससे बहुत ज्यादा घबराइए नहीं। आप कल्पना कीजिए कि जितने भी नए आविष्कार होते हैं, मोस्ट ऑफ द केस यही होता है कि आदमी को, इंसान को सुविधा प्रदान करने के लिए वो दिया जाता है। कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं।
चाहे वो रोबोटिक्स आज जो सबसे जो है टॉप पर चल रहा है, जो साइंस में जो एक रिफॉर्म है रोबोटिक्स। उसके बाद में हम कृत्रिम बौद्धिकता पर जो है चर्चा करते हैं। ये सब क्या है? ये सब इंसानी काम में आपकी सहायता करने के लिए है, ठीक है। तो ये किनका काम है? ये आलसियों का काम है। तो आलस से कई बार बहुत बुरी चीज नहीं है, लेकिन जो उसके पीछे का जो मोटिवेशन है वो सकारात्मक होना चाहिए। जो काम करने का जो उनका जो लक्ष्य है वो सही दिशा में होना चाहिए, ठीक है। तीसरा है आपका महत्वपूर्ण गैस कार्बन डाइऑक्साइड। CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा है आपका महत्वपूर्ण गैस ओजोन, O3। ग्रीन हाउस गैस, बहुत सवाल आते हैं इससे, इसको भी हम समझेंगे इसी क्लास में। और उसके बाद में जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा जलवाष्प, वाटर वेपर, ठीक है। तो ये इतने टॉपिक हैं जिन्हें हमें इस क्लास में समझना है, ठीक है। एक एक करके समझते हैं कि नाइट्रोजन की क्या भूमिका है, ऑक्सीजन की क्या भूमिका है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या भूमिका है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी गैस होती हैं, ये क्यों, इनका क्या सकारात्मक भी कोई योगदान है, इसको समझेंगे। जलवाष्प क्या होता है इसको समझेंगे, ठीक है। तो एक एक करके इनको समझते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूं ताकि मुझे ज़्यादा स्पेस मिल जाए लिखने के लिए, ठीक है। ओके, तो पहला गैस हमने लिखा नाइट्रोजन N2, ठीक है। नाइट्रोजन गैस की जो सबसे पहली भूमिका, सबसे जो पहला उपयोग है वायुमंडल में वो है, आप पॉइंट बना करके लिखते रहेंगे नाइट्रोजन और यहाँ पर इसका महत्व, ठीक है। और उसमें पॉइंट नंबर 1, यह वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा को कम करता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्या करता है? वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा को क्या करता है? डाइल्यूट करता है, यानी कि पतला करता है, कम करता है उसे। इसका फायदा होगा कि नुकसान होगा? आपको लग रहा होगा कि नुकसान होगा। नहीं गुरु, हमेशा ऑक्सीजन कम होना नुकसानदायक बात नहीं है। ऑक्सीजन जरूर एक प्राणदायी गैस है जिसका उपयोग आप करते हैं जीवन जीने के लिए, सांस लेने के लिए, लेकिन वही ऑक्सीजन आग को जलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में होता है। जिस जगह पर ऑक्सीजन नहीं होता है वहां पर आग नहीं लग सकती है। तो अगर ऑक्सीजन की मात्रा एक सीमा से ज्यादा हो जाएगी तो बहुत ही इजीली आग लग जाएगा। और कहा जाता है कि घर में अगर चोरी होता है तो कुछ बच जाता है, आग लगने पर वो भी नहीं बचता है, ठीक है। तो आग अपने आप में क्या है? एक त्रासदी की तरह होता है। तो इसलिए नाइट्रोजन की जो ये भूमिका है ये क्या है? सकारात्मक है। ये ऑक्सीजन को डाइल्यूट करती है। जो दूसरा भूमिका है वो ये है, नाइट्रोजन प्रोटीन का केंद्रीय घटक है। अतः जीव जंतुओं के लिए यह आवश्यक है। नाइट्रोजन क्या है?
प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण और केंद्रीय घटक है। ये बात आपने केमिस्ट्री क्लास में पढ़ा होगा, अगर केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा होगा तो बायोलॉजी में पढ़ा है, और अगर बायोलॉजी में भी छोड़ दिया था तो यहाँ पर भूगोल में पढ़ लीजिए, ठीक है। तो नाइट्रोजन के दो महत्वपूर्ण उपयोग हैं, एक ऑक्सीजन को डाइल्यूट करता है और जिससे बहुत सारे आग लगने की संभावनाओं की कमी होती है, और जो दूसरा है यह प्रोटीन का केंद्रीय घटक है जिस प्रोटीन का उपभोग जीव जंतु करते हैं। अब दूसरा जो गैस है वो क्या है, ऑक्सीजन, O2, ठीक है। तो ऑक्सीजन के बारे में आप खूब जानते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, एक प्राणवायु है। पहला पॉइंट इसमें, ऑक्सीजन प्राणवायु है। प्राणवायु का मतलब सांस लेने के लिए हम ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, तो प्राणवायु हो गया। सवाल यहां पर यह है कि क्या ऑक्सीजन सिर्फ इंसानों के लिए या यूं कह लें कि जंतुओं के लिए प्राणवायु है, या जो पौधे हैं उनके लिए भी ये प्राणवायु है? सोचिए, क्या पौधे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं या नहीं करते हैं, यह आपको सोचना है। चलिए ज्यादा मत सोचने तो हमारा समय खराब होगा, ठीक है। तो O2 एक प्राणवायु है, किसके लिए, जंतु और पादप दोनों के लिए। पादप मतलब पेड़ पौधे, और जंतु जिसमें हम लोग आते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है ये इन दोनों के लिए है, ठीक है, इन दोनों के लिए है। दोनों ऑक्सीजन का ही उपयोग करते हैं सांस लेने के लिए, ठीक है। पेड़ भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का ही उपयोग करता है। अब कई लोग ये कंफ्यूज होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड को सुना सुना लग रहा है। देखिए गुरु, ऐसा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो पेड़ पौधे के भोजन बनाने के लिए जरूरी है। पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न कराने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, ना कि पेड़ पौधे को सांस लेने के लिए। सनातन धर्म में एक मान्यता है कि रात में वृक्षों के नीचे नहीं सोना चाहिए। वो मान्यता क्यों है, उसका क्या मतलब है? तो अगर आप जनरली किसी से पूछेंगे तो क्या बताएगा वो कि पेड़ के नीचे अगर आप रात में सो गए तो आप सांस नहीं ले पाइएगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। क्या ये बात सही है? बहुत सारे लोग सोते हैं पेड़ के आसपास, लेकिन पेड़ के आसपास रात में सोना इसलिए सही नहीं होता है, उसका वैज्ञानिक रीजन है। वैज्ञानिक रीजन यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग जब तक सनलाइट होता है तब तक ही केवल पेड़ करता है। यानी कि जब तक सूर्य है तब तक ही तो प्रकाश संश्लेषण होगा। सूर्य रात में तो निकलता नहीं है, मतलब सूर्य अस्त के बाद ही रात होती है। यानी कि जब सूर्य नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पेड़ों को नहीं होती है। तो पेड़ के आसपास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन का उपयोग जो है कर रहे हैं, पेड़ भी कर रहा है, और अगर आप वहां पर हैं तो आप भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो आपके द्वारा निकाला गया कार्बन डाइऑक्साइड है उसको पेड़ रात में एक्सेप्ट नहीं करता है। वो बोलता कि अब हो गया मेरा खाना, मैं नहीं लूंगा कार्बन डाइऑक्साइड। जब सुबह सूरज महाराज निकलेंगे ना तभी हमको जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए ये कहा जाता है कि रात में वृक्षों के नीचे नहीं सोना चाहिए। इसका साइंटिफिक रीजन यही है, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या है, प्राणवायु है दोनों के लिए, जंतु और पादप दोनों के लिए। आज से गलती मत कीजिएगा, बहुत सारे लोग गलती करते हैं। पेड़ पौधे भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का ही उपयोग करते हैं। दूसरा है इसमें, यह जलने में सहायक है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोई भी चीज जल नहीं सकती है। जहां पर ऑक्सीजन नहीं होता है वहां पर कोई चीज जल नहीं सकती। यानी कि जलने के लिए किसी चीज के ऑक्सीजन की आवश्यकता
होती है। तो ये महत्वपूर्ण बात थी ऑक्सीजन के बारे में। अब कार्बन डाइऑक्साइड देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2। CO2 की क्या भूमिका है? सबसे पहला और बुरा चीज यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस है। ठीक। दूसरा, ये तो हो गया सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस है। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण में सहायक है कि नहीं? प्रकाश संश्लेषण में सहायक है। ये सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस है और दूसरा ये प्रकाश संश्लेषण में सहायक है। ठीक है, तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा चर्चा में इसलिए रहता है क्योंकि पूरी दुनिया, या यूं कहें कि पूरी जो है पृथ्वी और उससे जुड़ा हुआ जो वायुमंडल है, ये सब किससे प्रभावित हो रहे हैं? क्लाइमेट चेंज से। और क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है? वैश्विक तापमान के वृद्धि के कारण। यानी कि जो पृथ्वी का जो औसत टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है और उसके बढ़ने में जो सबसे बड़े भूमिका में है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। बहुत सारे हैं लेकिन जो सबसे बड़ी भूमिका में है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम ओजोन गैस की। उपस्थिति आपको पता ही है कितनी होती है? नाइट्रोजन की उपस्थिति 78.08% के आसपास है। 21% के आसपास ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, 0.03% के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पाया जाता है। ठीक है, अगला जो है आपका वो है ओजोन, और इसको लिखते हैं केमिस्ट्री के विद्यार्थी और आलसी विज्ञान के विद्यार्थी O3। ठीक है, तो ओजोन यानी कि O3, इसके महत्व को हमें समझना है। पहला महत्व इसका क्या है? यह लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। यह लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक साथ एक ही चीज दो कैसे हो सकती है, यानी कि हानि भी पहुंचा रही है और लाभ भी पहुंचा रहा है। होता है, कई बार ऐसा होता है, और यही तो सापेक्षता है। रिलेटिविटी भी तो यही है कि जो चीजें हैं वो दूसरे चीज से जुड़ करके अपने स्वरूप को बदल लेती हैं। ठीक है, तो यह लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। तो ये चीज आप अभी आगे पढ़ेंगे जब मैं आपको वायुमंडल का स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँगा, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि ये कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। समताप मंडल में जो आपका ओजोन है वो कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, तो ओजोन का जो काम है वो यह है कि जो पराबैंगनी किरणें सूर्य से निकल करके पृथ्वी की ओर आ रही हैं और जो लघु तरंगदैर्ध्य की हैं उनको वो अवशोषित कर ले, और जो दीर्घ तरंगदैर्ध्य की पराबैंगनी किरणें हैं उनको पृथ्वी तक आने दे। इतना सा काम ओजोन का है। अब इन दोनों में ही छिपा हुआ है कि यह हानिकारक है या लाभदायक है। तो जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की ओर आती हैं उसमें जो लघु तरंगदैर्ध्य की किरणें होती हैं वो हानिकारक होती हैं, क्योंकि अगर वो आपके त्वचा पर पड़ेंगी तो आपको त्वचा कैंसर हो सकता है, और अगर आपके आंख पर पड़ेंगी तो आपको मोतियाबिंद हो सकता है।
हमें हमारे घरों में सलाह दिया जाता है कि जब कड़ी धूप में घर से बाहर निकलें तो अपने पूरे शरीर को ढक लें और धूप का चश्मा लगा लें। ये इसीलिए सलाह दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर जो पराबैंगनी किरणें हैं अगर वो आपके शरीर पर पड़ेंगी तो वहां पर आपको त्वचा कैंसर हो सकता है या आंख पर पड़ने पर मोतियाबिंद हो सकता है। तो ये है कि ये हानिकारक या ये लाभदायक क्यों है, क्योंकि यही ओजोन अधिकतर जो पराबैंगनी किरणें हैं लघु तरंगदैर्घ्य की उनको अवशोषित कर लेता है। ये लाभदायक किस प्रकार है? लाभदायक ये इस प्रकार है कि जो अल्ट्रावायलेट किरणें दीर्घ तरंगदैर्घ्य की होती हैं वो आपके शरीर में विटामिन डी के निर्माण में सहायक भूमिका में होती है। यानी कि आपके शरीर में विटामिन डी के निर्माण के लिए दीर्घ तरंगदैर्घ्य की पराबैंगनी किरणें सहायक के रूप में काम करती हैं। तो उनको ओजोन क्या करता है? पृथ्वी तक आने देता है। तो ये हानिकारक भी हैं और ये लाभदायक भी हैं। दूसरा पॉइंट इसमें लिख लेंगे, पृथ्वी के धरातल के पास इनकी उपस्थिति खतरनाक होती है क्योंकि ये विषैली गैस है, विषैली गैस है, ठीक है। तो ओजोन कैसी है? ये विषैली गैस है। अगर ये धरातल के नजदीक पाई जाएगी तो क्या होगा? ये इसका नुकसान जो है हो सकता है, ठीक है। तो ये एक विषैली गैस है। अब ओजोन क्षरण एक मुद्दा है जो इन्वायरमेंट में आप पढ़ेंगे कि ओजोन क्षरण हो रहा है, ओजोन की जो परत है समतापमंडल में वो कम हो रही है, ठीक है। तो आप ये इस पहले स्टेटमेंट से आप ये समझ गए होंगे कि अगर ओजोन परत नहीं होगी तो हमारा कितना बुरा हाल हो सकता है। सीधे जो अल्ट्रावायलेट किरणें आएंगी वो हमारे शरीर पर पड़ेंगी और त्वचा कैंसर होगा। तो इसलिए ओजोन गैस का होना जरूरी है, लेकिन कहाँ? समतापमंडल में उनका एक लेयर होना जरूरी है। ओजोन गैस में छिद्र कहां पर पाया गया था उसके बारे में भी रिसेंटली में न्यूज भी आया था। कमेंट बॉक्स में करके आप बताइए उसको, अगर आप अपडेट रहते होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। तो जो ओजोन गैस है उसको नुकसान किससे होता है? तो उसको नुकसान होता है CFC से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। और ये गैसें कहां से निकलती हैं? आपके फ्रीज से, जो आप फ्रीज इस्तेमाल करते हैं उन सब जगहों से ये गैसेस रिलीज होती है, ठीक है। तो CFC ओजोन के लिए खतरनाक, ठीक है। जैसे धरातल के पास ओजोन हमारे लिए खतरनाक है, ऐसे ही CFC क्या है? ओजोन के लिए खतरनाक है, ठीक है। ये बात यहां पर अगर मैं ना लिखता तो भी काम चल सकता था, क्योंकि अभी हम ये नहीं पढ़ रहे हैं कि ओजोन क्षरण और सारी चीजें, वो हम एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे। लेकिन ये बात जरूरी थी कि मैं यहाँ पर आपको बता दूं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको नोट कर दिया। चलिए अब बात करते हैं ग्रीन हाउस गैस की, ठीक है। ये हो गया आपका ओजोन। हमने शायद 6 पॉइंट लिखे थे। पहला नाइट्रोजन हो गया, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा हो गया ओजोन, पांचवा है ग्रीन हाउस गैस, छठा होगा आपका वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प। चलिए ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। ये क्या होता है? सवाल खूब आते हैं इससे, देखिए बेसिक समझना पड़ेगा। ग्रीन हाउस गैस आपको पता होगा कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है, आपने रटा होगा, इन्वायरमेंट की किताबों में पढ़ा होगा या कहीं भी पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा, नॉर्मल सी बात। लेकिन ग्रीन हाउस गैस काम किस तरीके से करता है ये आपको समझना है। ग्रीन हाउस गैस में सिंपल बात यह है, बहुत ही सिंपल सी बात यह है कि एक ऐसा
कांच का इन्वायरमेंट जिसमें लघु तरंग दैर्ध्य तो आ सकते हैं, यानी कि पारगम्य होते हैं, लेकिन दीर्घ तरंग दैर्ध्य पारगम्य नहीं होते हैं, या यूं कहें कि अपारगम्य होते हैं। अब आप ज्यादा हिंदी सुनने की वजह से नाराज होंगे, होना चाहिए, तो अब आसान भाषा में ये कि मान लीजिए कि ये कोई कांच का एक घर है या कुछ बना हुआ है, ठीक है, कोई आकृति बनी हुई है, जो सूर्य की किरणें हैं और कैसी हैं, लघु तरंग दैर्ध्य की, लघु तरंग दैर्ध्य की, ठीक है, जो भी है जैसा भी होता है। तो लघु तरंग दैर्ध्य की जो किरणें हैं वो क्या होंगी, यहां पर आएंगी और यहां से वापस जब जाएंगी तो ये दीर्घ बन जाएंगी और इन्हें क्या करेगा, ये जाने नहीं देगा, यानी कि लघु को आने देगा, लघु को आने देगा लेकिन दीर्घ को जाने नहीं देगा, यानी कि लघु के लिए पारगम और दीर्घ तरंग दैर्ध्य की किरणों के लिए अपारगम, यानी कि आप दीर्घ अगर आप हैं तो आपको नहीं जाने देगा, ठीक है। तो ये है ग्रीन हाउस गैस का खेल। अब इसका फायदा क्या होता है या इसका नुकसान क्या है, दोनों बात। फायदा ये है कि सूर्य से जो किरणें आती हैं वो अपने साथ में उष्मा के रूप में एनर्जी लेकर के आती है, ठीक है। अब वो मान लीजिए कि लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में हमारे पृथ्वी के अंदर प्रवेश करती है, तो करेगी क्या, जहां पर पड़ेगी वो उस जगह की टेम्परेचर क्या करेगी, बढ़ा देगी, ठीक है, टेम्परेचर को उसने बढ़ा दिया। अब अगर जो दीर्घ तरंग दैर्ध्य की किरणें हैं, यानी कि जब लघु आ गया और वो दीर्घ होकर के वापस जा रही है, आप आगे समझेंगे कैसे वापस जाता है, वो वापस जब जा रही है, अगर उसको रोके ना तो टेम्परेचर क्या होगा, एकाएक धड़ाम से कम हो जाएगा और जो स्थिति चंद्रमा वगैरह पर बनती है वो स्थिति बन जाएगी। तो ग्रीन हाउस गैस एक तरीके से तापमान को मेंटेन रखने के लिए उपयोगी भी होती है, ठीक है। तो इनका महत्व क्या है, तापांतर को सुनियोजित करना, सुनियोजित, ठीक है। तो तापांतर को सुनियोजित करना यानी कि ये क्या करती है कि मेंटेन रखती है कितना ताप होना चाहिए। और ये कैसे हो पाता है, क्योंकि जो इनकी प्रकृति है वो ऐसी होती है कि ये दीर्घ तरंग दैर्ध्यों को वापस नहीं जाने देती है। तो ये है ग्रीन हाउस गैस। महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस आपकी जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस है। जल वाष्प, वाटर वेपर भी आपका ग्रीन हाउस गैस है जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये है आपका ग्रीन हाउस गैस। इसमें कोई और महत्वपूर्ण बात नहीं है, बहुत कोई समझने वाली चीज नहीं है। जो इससे संबंधित सवाल आएंगे उसमें बस दो चीजें महत्वपूर्ण है। पहली कि ये लघु तरंग दैर्ध्य की किरणों को आने देता है लेकिन दीर्घ तरंग दैर्ध्य की किरणों को वापस जाने नहीं देता है। इस प्रकार के बने वातावरण को, इन्वायरमेंट को, जो भी आप कहना चाहते हैं, ग्रीन हाउस गैस होती है, ठीक है। और जिनकी वजह से बनता है वो गैस है ग्रीन हाउस गैस है, वो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो या कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी चीजें, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। अब बात कर लेते हैं वाटर वेपर की। फिर इस क्लास को हम करेंगे समाप्त और नेक्स्ट क्लास में आपको हम समझाएंगे उससे आगे, यानी कि जो स्ट्रक्चर है वायुमंडल का उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो जलवाष्प समझ लेते हैं। जलवाष्प क्या है? जलवाष्प आपने सिंपली देखा होगा, कोई जल, कोई द्रव जब गर्म होता है तो वाष्पित होकर के जो निकलता है वही जलवाष्प है। जलवाष्प भी
एक प्रकार का क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। यह एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस है। यह ग्रीन हाउस गैस किस प्रकार, यह इस प्रकार है कि जो पृथ्वी की जो किरणें हैं, जो पार्थिव किरणें हैं, यानी कि पृथ्वी पर को जो ऊष्मा मिली सूर्य से, उसके बाद में जब पृथ्वी नीचे से गर्म होती है तो जो किरणें निकलती हैं, उन किरणों की जो ऊष्मा होती है उसको ये अवशोषित कर लेते हैं और एक ग्रीन हाउस गैस के रूप में ये व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो जलवाष्प भी आपका एक क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। दूसरा है बादल निर्माण में इसकी भूमिका है। इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, बादल निर्माण में इसकी क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका है। जलवाष्प जो है वो बादल निर्माण या जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, जो उथल पुथल होता है, उसमें जिस एनर्जी की वजह से होता है वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करवाता है, यही जलवाष्प। जलवाष्प जो है यानी कि जल का जो वाष्प है, वो जो धूल कण, ये नमक के कण, इन सब पर वो क्या होते हैं, एकत्रित होकर के वही संघनित होते हैं और उसी से वर्षा होती है। ठीक है, तो जलवाष्प क्या है, ये बादल निर्माण के लिए जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरा जो इसमें महत्वपूर्ण बात है वो आपको समझना ये है कि ऊंचाई में वृद्धि के साथ जलवाष्प की मात्रा में कमी होती है। इसको आप लिख लेंगे, मैं समझा रहा हूं क्यों। ऊंचाई में वृद्धि के साथ जलवाष्प की मात्रा में कमी आती जाती है। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे पृथ्वी के तल से आप वायुमंडल के ऊपर जाएंगे, जलवाष्प की मात्रा कम हो जाएगी। 99% जलवाष्प जो है वो आपका 8 किलोमीटर यानी कि 8 किलोमीटर तक पाया जाता है। 99% जो जलवाष्प है आपका वो 8 किलोमीटर तक पाया जाता है। ठीक, इसके बाद में अच्छा, ये क्यों हो रहा है कि ऊंचाई में वृद्धि के साथ जलवाष्प की मात्रा क्यों घट जाती है? क्योंकि आप ये जानते हैं कि जलवाष्प कहाँ से बन रहा है। जो पृथ्वी पर जो द्रव है, जब उस पर जब वहाँ वो गर्म होता है, जो उससे वो निकलता है, उसके गर्म होने के बाद में वाष्प, तो ऊपर जाने पर टेम्परेचर क्या है, घटता है। ऊपर जाने पर क्या होता है, टेम्परेचर घटता है। अभी जब नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, आप जो एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि किस प्रकार टेम्परेचर जो है ऊपर जाने पर घटता जाता है। तो यही वजह होता है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो जलवाष्प की मात्रा घटती है। ठीक है, एक इसमें और पॉइंट लिख लीजिए, उसके बाद भी हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। पॉइंट ये है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जलवाष्प की मात्रा क्या होगी, घटती है। ठीक है, तो जब निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाया जाता है तो जलवाष्प की मात्रा घटती है। क्यों? दिमाग लगाओ। दिमाग इसमें कुछ नहीं लगाना, नॉर्मल सी बात है कि जलवाष्प कहाँ ज्यादा होगा, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा। ठीक है, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहीं पर तो जो जल है वाष्प के रूप में बनेगा, तभी तो जलवाष्प जो है आपको मिलेगा। जहां टेम्परेचर ही कम होगा वहां डेफिनेटली जलवाष्प कम होगा। तो जैसे जैसे आप निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि टेम्परेचर घटता है, क्योंकि सूर्य
पूरे वर्ष विषुवत रेखा पर लंबवत होता है। ठीक है, और जैसे जैसे आप उच्च अक्षांश की ओर जाते हैं उसके लंबवत होने की जो स्थिति है वो ना के बराबर धीरे धीरे होती चली जाती है, यानी कि सूर्य का जो किरण है वो तिरछा पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए वहां पर ऊष्मा कम प्राप्त होता है और उच्च अक्षांशों की तरफ टेम्परेचर भी कम होता है, और जब टेम्परेचर कम होता है तो जलवाष्प भी कम होता है। ठीक है, तो इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण चीज है वो कभी मत भूलिएगा, यह एक ग्रीन हाउस गैस है, बादल निर्माण में इसकी भूमिका है। ठीक है, और ये ऊंचाई में वृद्धि के साथ जलवाष्प घटता है और उच्च अक्षांशों की ओर यानी कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जलवाष्प घटता है। तो ये था वायुमंडल में उपस्थित गैसों के महत्व के बारे में। ठीक है, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसमें आप पढ़ेंगे क्षोभ मंडल क्या होता है, समताप मंडल क्या होता है, मध्य मंडल क्या होता है, बहिर्मंडल क्या होता है और उनकी उपयोगिता क्या है, ये सारी चीजें आप समझेंगे। तो अगला क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, सवाल भी खूब आते हैं, उसको मिस मत कीजिएगा। बाकी अगर आपको कोई कमी लग रही है कि कुछ छूट रहा है आपका या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, किसी और चीज़ की ज़रूरत है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए और सुझाव आप देते रहिए, आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बाकी लाइक कीजिए और शेयर जरूर किया कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।